जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। चलिए आज का इतिहास का टॉपिक है हम लोग का मध्यकालीन समाज, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और उसके अंदर आने वाली कृषि, उद्योग और व्यापार से पूरा आज का जो सिलेबस में है, जो आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं जो भी छात्र, तो उसके लिए खासकर तो जो भी आपका सिलेबस में है टोटल आपका यहाँ से प्रश्न बनेगा, टोटल कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, चलिए बनेगा आज को क्लास को पूरा देखिएगा आज की क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है आज का आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दक्कन के बलूतेदारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो बलूतेदार ग्राम सेवक और शिल्पकार थे। वतनदार बलूतेदार के पास गांव में काम करने और पारिश्रमिक प्राप्त करने का अस्थायी अधिकार था। ऊपरी बलूतेदारों के पास गांवों में अस्थायी अधिकार नहीं थे और वे प्रवासी थे। ठीक है, तो ये आपका तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी तीनों सही हो जाएगा इसके बारे में। चलिए अगला देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है। तो ये मिलान चिन्ह था, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। W.H. मॉर्गन फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब हो जाएगा। P. हार्डी हो जाएगा, हिस्टोरियंस ऑफ मेडिवल इंडिया। V.A. स्मिथ हो जाएगा, हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट्स इन इंडिया एंड सिलोन। A.K. कुमारस्वामी हो जाएगा, राजपूत पेंटिंग। औरंगजेब के शासनकाल में चांदी के रुपये का वजन क्या था। तो औरंगजेब के समय चांदी के रुपये का था 180 ट्रे। क्षेत्रीय ग्रंथ था। जहांगीर के सिनार के नाम चांदी की चढ़ाया था। औरंगजेब के शासनकाल में प्रचलित रुपया का वजन 180 था। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिएगा। एशियाई समुद्री व्यापार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 15वीं शताब्दी में चीन के बेरे जंग्स मलक्का के पश्चिम के समुद्र से पीछे हट गए। इससे हुए रिक्त स्थान को गुजराती व्यापारियों के जहाज़ों द्वारा भरा गया। M.N. पियर्सन का विचार है कि गुजरात के सुल्तानों की विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने में रुचि नहीं थी, क्योंकि शासकों और व्यापारी समुदायों के बीच बहुत कम पारस्परिक संपर्क था। ये तीनों हो जाएगा ABC इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आईने अकबरी में निम्नलिखित में से किन फसलों का किसी भी दस्तूर सर्किल में उल्लेख नहीं मिलता है। तो कॉफ़ी, चाय और तंबाकू का नहीं मिलता है। अफीम का मिलता है और नील का मिलता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ABD आंसर, ABE आंसर हो जाएगा, सॉरी ABE इसका आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी के संबंध में देखिएगा कौन सा कथन सही है। तो इसका A नंबर क्या है। व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए शेरशाह ने अपने पूर्ववर्ती काल के मिश्रित धातु के प्रचलित सिक्कों की जगह चांदी और तांबे के समान वर्जन के नए सिक्के ढलवाएं। ये सही हो जाएगा, A नंबर सही है। उसने माप तोल के मानकीकरण के भी कुछ प्रयास किए, ये भी सही है। C नंबर है, उसके साम्राज्य में मार्ग पर सिर्फ 2 बार कर देना होता था, एक प्रवेश के स्थान पर और दूसरा बिक्री के समय। तो ये ABC इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेरशाह सूरी के बारे में D नंबर गलत है कि उसने अनेक सराय बनवाए और जो सिर्फ यात्रियों के आराम के लिए थी। ये D नंबर गलत हो जाएगा। चलिएगा इसको मुग़ल बादशाहों अमीरों द्वारा जारी किया गया विभिन्न फरमान जो था
उसको काल के अनुसार रखना है। तो पहला हो जाएगा अकबर का रामदास को जारी फरमान। फिर हो जाएगा राजस्व प्रशासन पर टोडरमल की विज्ञप्ति। उसके बाद हो जाएगा डी नंबर रसिक दास कोरों को जारी फरमान। उसके बाद हो जाएगा मोहम्मद हाशिम को जारी फरमान। मुगल वित्त प्रणाली के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? मुगल भारत में एक विकसित वित्तीय और साख प्रणाली मौजूद थी। हुंडियों का प्रयोग बहुप्रचलित था। सामान ढुलाई अपने आप में महंगी थी, जो स्वायत्त सरदारों और बागियों की मांगों के संदर्भ में उसे और जोखिम वाला बना देता है। तो ए, बी और डी इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं ए, बी, डी, ये बिल्कुल सही जवाब है। अकबर के शासनकाल में प्रथम वजीर कौन था? तो मुजफ्फर खान था। अकबर के शासनकाल में प्रथम वजीर था मुजफ्फर खान। भर्तुरेख से तात्पर्य है राजस्व की वास्तविक राशि जिसे सामंत राज के कोष में जमा करता था। सामंत राज के 15वीं शताब्दी में पूर्व में चीनियों द्वारा छोड़े गए व्यापार अंतराल को किसने भरा? 15वीं शताब्दी में पूर्व में चीनियों द्वारा छोड़े गए व्यापार अंतराल को किसने भरा? तो गुजराती ने। मुगल काल में पाई कास्त से तात्पर्य था वह कृषक जिसके खेत और घर अलग अलग गाँवों में होते थे। चरखे और रहट का सर्वप्रथम वर्णन क्रमशः कौन सा ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है फुतुहुस सलातीन में बाबरनामा। किसे दक्षिण भारत का तोडरमल कहा जा सकता है? तो ये कहा जाता है मलिक अंबर को। पंडितों को दी जाने वाली अनुदान रूपी जमीन को क्या कहते थे? सारयुगल कहते थे और मददे मास कहते थे। सुल्तानों के काल में भू मापने के लिए डैश शब्द का प्रयोग होता था? तो मसाहत शब्द का। निम्न में से कौन सा शहर मुगल काल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र नहीं था? तो गोलकुंडा। गोलकुंडा शहर जो था मुगल काल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र नहीं था। आगरा था, बुरहानपुर था, लाहौर था। बदायूं के अनुसार अकबर ने जजिया किस वर्ष समाप्त किया था? 1579 ईस्वी में। भारत में 17वीं शताब्दी में कौन सी नई फसल आई थी? 17वीं शताब्दी में, जो कि आपका सिलेबस में है, 17वीं शताब्दी के बारे में देखिए यहाँ आ गया है। भारत में 17वीं शताब्दी में कौन सी फसलें आई? तो तंबाकू और मक्का आया था। तंबाकू और मक्का याद रखिएगा। मुगल शासन काल में सबसे उपजाऊ भूमि को कहा जाता था पुरज। मध्यकाल में किसे उनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मददे मास नामक भूमि अनुदान दिया जाता था? धर्माचार्यों एवं विद्वानों को। मोहतसिब विभाग खोलने वाला मुगल शासक था औरंगजेब। 15वीं एवं 17वीं शताब्दी के मध्य का वह क्षेत्र जो विश्व का सर्वाधिक मलबरी रेशम उत्पादक क्षेत्र बना, बंगाल हो जाएगा। अब्दार खाना
किस विभाग से संबंधित था? आबदार खाना किस विभाग से संबंधित था? जल आपूर्ति विभाग। आबदार खाना किस विभाग से संबंधित था? तो जल आपूर्ति विभाग से। अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए मुद्रा संबंधी सुधार के पश्चात राजकीय टकसाल का वैधानिक अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ख्वाजा अब्दुल समद को बनाया गया था। शेरशाह ने बंगाल को कितने सरकारों में विभाजित किया था? शेरशाह ने बंगाल को नीचे डिटेल्स देखिएगा सर क्या है। तो बंगाल को 19 भागों में, ठीक है, यहाँ ऑप्शन नहीं है। सरकारों में सरकार पूछाया गया कितने सरकारों में? 47 सरकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइन ए दहसागा जो जब्ती व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है लागू हुआ था सन 1579 ईस्वी में। कौन सा कथन सही है? तो सही है सी नंबर। शाहजहां ने पश्चिमी जमुना नहर का जीर्णोद्धार कर इसका नया नाम नहरे बहिसत रखा। सबसे लंबी ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाई गई? शेरशाह सूरी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 सबको से लंबी है। लाटा और कुंटा का संबंध किससे है? उपज पर कर आंकने की पद्धति से है। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मनसबदारी प्रथा में 2 अस्पा सिंह अस्पा को लागू किया था? तो जहांगीर ने। कौन सा बोला सही है? तो सूबा है। सूबा यानी कि तरफदार। सरकार हो जाएगा फौजदार। परगना सरदार ये गलत है। ये भी वतनदार गलत है, ठीक है। सही है परगना और सरकार 2। निम्न में से कौन सा राजस्व मुक्त भूमि अनुदान नहीं था? कौन सा राजस्व मुक्त भूमि अनुदान नहीं था? तो अर्तमगा जागीर। इसका हो जाएगा 3 नंबर, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो भारत में चरखे का प्रथम उल्लेख मिलता है ईसामी से। साबुन निर्माण सीरत ए फिरोशाही सिलेंडर और पिस्टन सीरीज मांसगेट धातु पर लगाए गए चूड़ीदार पेंच थ्यूनो। एक शाही फरमान द्वारा निम्नलिखित में से आमेर के किस राजा को अपनी वतन जागीर में ही मकराना संगमरमर के प्रयोग से रोका गया था? मिर्जा राजा जयसिंह। हुंडी के निर्मित नकद भुगतान छूट की दर मध्यकाल में जानी जाती थी। 8। ये मिलान चिन्ह देख लीजिएगा। कारिका और आधुनिक अभिधान। आहक पूजन हो जाता था, आहक पूजन हो जाएगा चूनगर। खिस्त मागान हो जाएगा राजगीर। परचीन कार हो जाएगा नक्काश। सुर्खी कोप हो जाएगा ईंट तोड़ने वाला। सरखेल हो जाएगा कनिष्क सैन्य अधिकारी।
शबनबीस हो जाएगा रात्रि लेखक, शिफा खाना हो जाएगा अस्पताल, सिरहदार हो जाएगा सिरहदार हो जाएगा सशस्त्र सैनिक, याददाश्त हो जाएगा ज्ञापन, तालिका हो जाएगा संक्षिप्त दस्तावेज, पट्टा हो जाएगा हक पर एक, कबूलियत हो जाएगा अपने राजस्व संबंधी जिम्मेदारी के बारे में किसानों द्वारा स्वीकार करना। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ ए नंबर जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है, बाकी सब सुमेलित है। जब्ती हरसागा के विकल्प के रूप में नस्की को शुरू किया गया था, ये बिल्कुल सही है। दीवाने खालिसा मुजफ्फर खान ने जब्ती हरसागा को ख़त्म करके नस्क को स्थापित किया था, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये सही है, आर गलत है। ये सही, आर गलत है। पूर्वाग्रह और पक्षपात आलोचनात्मक दृष्टि को धुंधला करते हैं और आलोचनात्मक अन्वेषण को बाधित करते हैं। यह कथन किस मध्ययुगीन इतिहास का है और बेगौनी का है? किसका है और बेगौनी का है? दस्तूर सर्किल निम्नलिखित में से किसके निर्धारण के लिए तैयार किया गया था? राजस्व के लिए। मध्यकाल में प्रचलित सिक्का हुन किस धातु से बनाया गया था? तो सोना से बनाया गया था हुन। कस्बा हो जाएगा छोटा नगर, इजारा हो जाएगा ठेके पर की गई भूमि, श्राप हो जाएगा मुद्रा विनिमय करता, जिम्मी हो जाएगा संरक्षित गैर मुसलमान। नानकर एक भत्ते अथवा अतिरिक्त लाभ के रूप में किसे दिया जाता था? तो जमींदार को। पूर्व खाना का अभिप्राय है, पूर्व खाना का अभिप्राय क्या है? शाही शस्त्रागार। खेती में सुधार के लिए दीवाने अमीर कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मुगल कालीन भारत में मुख्य रूप से क्या थी? तो एक वर्ष में 2 फसली अर्थव्यवस्था थी। खिलत जो कि मुगल शासकों द्वारा अमीरों को दी जाती थी, वह थी एक वस्त्र। निम्नलिखित में से किसने यह राय व्यक्त की कि महिलाओं को घर की 4 दीवारी में रहना चाहिए और चरखा काटना चाहिए? तो यह दिया था अमीर खुसरो और इसामी ने। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल भारत में एक टकसाली शहर नहीं था? बांसवाड़ा। सरखेज एवं बयाना मुगल काल में किस फसल के बाहुल के लिए प्रसिद्ध थे? तो नील के लिए। इरफान हबीब ने किंग्सले डेविस के अनुसार कि मुगल भारत की जनसंख्या 1600 से 1750 तक 125 मिलियन पर स्थिर रही को यह तर्क देते हुए अस्वीकार किया है कि किंग्सले शायद
ब्रिटिश शासन के लाभ के लिए अति उत्साह में बह गया था। ये देखिएगा, झरोखा दर्शन से प्रश्न बहुत आता है। झरोखा दर्शन बादशाह के दर्शन से दिन की शुरुआत करना, देवी आशीष को हस्तांतरित करने का प्रतीक है। ये बिल्कुल सही है। दार्शनिक संप्रदाय इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वे बादशाह के दर्शन से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ये भी सही है। ये भी क्या है, सही है, दोनों सही है, लेकिन जो है दोनों सही है, किंतु एक की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ग्राम समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो बर्नियर के अनुसार भारतीय किसान अस्थिकृत नहीं थे। अस्थिकृत थे। मुगलों के ज़माने में विकसित हुए तकनीकी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है। मुगलों के महान स्मारक तक का निर्माण एक पहिया ठेला गाड़ियों जैसे प्रारंभिक उपकरणों की मदद से किया गया था। तो ये गलत है। ठीक है, ये मिलान देख लीजिएगा। मुहासिबा हो जाता था, खातों का निपटारा करना को मुहासिबा कहते थे। मुहागिबा है शाही खजाने से मृत व्यक्ति द्वारा उधार ली गई रकम पर शाही खजाने का दावा मुकरा तरब स्वीकृत दावे तसीहा मनसबदार के दावे के लिए नवीनीकृत प्रमाण पत्र। एकता के बारे में कौन कौन सा कथन तो सही है? तो ए और बी दोनों सही है। एकता ए ताम्रिक वंशानुगत थे, जिसमें एकता पाने वाले की लगभग निजी संपत्ति समझी जाती थी। एकता ए मुस्तगर वंशानुगत नहीं थे और आरंभ में इनकी प्रकृति प्रशासनिक और सैन्य दोनों थी। एकता ए मुस्तगर। टंका नामक चांदी के अरबी सिक्के का प्रचलन किया था इल्तुतमिश ने। किस भारतीय शासक की प्रशासन प्रणाली में महतरफा और जकात नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था? मराठा। सर थॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की? सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था, उसी से लिया था 1615 ईस्वी में। मुगल काल में निर्धारित भू राजस्व सदैव वास्तविक वसूली से अधिक रहता था। इसका सर्वप्रथम कारण क्या था? तो भू राजस्व अधिकारी राजस्व का गबन कर लेते थे। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? शाहनाए-मंडी। सल्तनत काल में दार उल सफ़ा होता था एक चिकित्सालय। अल्तमगा भूदान किसने आरंभ किया? ये जहांगीर ने आरंभ किया। अल्तमगा भूदान किसने आरंभ किया? जहांगीर ने आरंभ किया। नानकार और बंद है क्या? नानकार और बंद क्या है? तो लगान मुक्त भूमि है। नानकार और बंद क्या है? तो लगान मुक्त भूमि को कहा जाता है नानकार। नानकार और बंद लगान मुक्त भूमि। जरीब था। जरीब क्या था? तो भूमि मापक यंत्र था। मुगल राजवंश की किस प्रसिद्ध महिला को गुलाब के फूलों से इत्र निकालने की विधि की खोज
करने का श्रेय दिया जाता था तो अस्मत बेगम को। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को किस खदान से प्राप्त किया गया था? तो गोलकुंडा के खदान से। राजा टोडरमल द्वारा भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया था जब्ती प्रणाली द्वारा। निम्न करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? तो खम्स, खराज और जकातीनों। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सोने के सिक्के के एक और देवी लक्ष्मी और दूसरी और देवी का नाम अंकित करवाया? तो मोहम्मद इब्न शाम ने। मध्यकाल में चाचर भूमि से क्या आशय था? तो जिसमें प्रतिवर्ष खेती हो, जिसमें 5 वर्ष तक कुछ भी बोया ना गया हो। लोदियों का राजत्व सिद्धांत आधारित था अफगान सरदारों की समानता पर। मुगल जमींदारों के बारे में क्या सही नहीं है? तो सूबे का सूबेदार कभी कभी विद्रोही जमींदार को हटा कर उसी पुराने परिवार के सदस्य को नियुक्त कर सकता था। नकद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद किया सुल्तान। नकद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद किया सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बन गया। सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान कहलाता था दबीर मुमालिक। अनेक मुगल अमीर अपने नाम से या व्यापारियों की साझेदारी में व्यापार कर रहे थे। सही है। बंगाल के गवर्नर की हैसियत से मीर जुमला ने समस्त महत्वपूर्ण वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने का प्रयत्न किया था। ये भी सही है, लेकिन जो है आग जो है एक का सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रगति हो जाएगा भूमि जो 2 से 3 वर्ष तक जोती नहीं जाती है। पूर्वज हो जाएगा लगभग प्रति वर्ष कृषि की जाने वाली भूमि पूर्वज। बंजर हो जाएगा बंजर भूमि। और चाचर हो जाएगा भूमि जो 3 वर्ष से अधिक के लिए बंजर रहती थी, मान के 5 वर्ष। निम्न में से उसरी भूमि के स्वामी कौन थे? तुर्की मुस्लिम थे। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो खिलफत और सरोपा में सरपेश और पगड़ी शामिल थे। जियाउद्दीन बर्नी जो थे उल्लेख करता है कि शराब पर प्रतिबंध के बावजूद नशेड़ी, व्यभिचारी और अय्याश अपने घरों के भीतर भटिया बनाकर शराब तैयार करते थे, उसे पीते थे और गुप्त रूप से उसे ऊंचे दामों पर बेचते भी थे। उपयुक्त कथन में जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान का जिक्र किया है जिसने अपने राज्य में शराब पीने और उसे बेचने पर पाबंदी लगाई थी? अलाउद्दीन खिलजी। 1582 ईस्वी में टोडरमल को निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया गया था? दीवाने अशरफ का। कौन सा सही है? सी नंबर सही है। मुस्तरीफ शाही कारखाना को बोलता था मुतसरीफ। ससगनी चांदी का एक छोटा सिक्का था जो बराबर था क्या? 6 जीतर का। गज सिकंदरी तथा गज इलाही में अंतर था 39:41 का। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हुंडी का प्रकार नहीं है? तो हो जाएगा
जब्ती हुंडी और फसराना हुंडी, ये प्रकार नहीं है इसका, ठीक है। दर्शनी हुंडी है और मियादी हुंडी है। भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे क्या कहते थे? तो महागे तैबाकी कहते थे, महागे तैबाकी। मुग़ल शासकों के अंतर्गत मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मध्य एशिया से हुई थी। मुग़ल बादशाह किससे जागीर प्रदान करते थे? खालसा महार से। मोहम्मद तुगलक के अंतर्गत दीवाने कोही का विभाग किस तरह के कार्य को देखता था? दीवाने कोही कृषि कार्य को देखता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि नहीं की जाएगी? तो गियासुद्दीन तुगलक ने। उस भूमि को किस नाम से जाना जाता है जिससे सुल्तान प्रत्यक्ष रूप से लगान प्राप्त करता था? खालसा। इजारादारी व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? जागीर भूमि में। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में शाही सचिवालय का व्यंजक था? तो दीवाने इंसा हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधिकारियों में से एक को सरकार का प्रधान कहा जाता है। ये मेगान अवश्य देखिएगा। बक्कार हो जाएगा अनाज व्यापारी, बराहक हो जाएगा किसानों का निम्नतम वर्ग, सिरहतार हो जाएगा एक सशस्त्र व्यक्ति, तुमान हो जाएगा 10,000 सैनिकों का एक समूह। अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? 15। दाग और चेहरा मुगल सैन्य प्रशासन में किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुए? अकबर के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मुगल कालीन भारत में जमींदारी अधिकार वंशानुगत और बिकाऊ थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबंध नहीं था? तो हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन एक मुगलों के अधीन बंदरगाह का अधीक्षक था? तो मुसद्दी। मुगल काल में नरनाल या हल्की तोप क्या थी? मानव द्वारा उठाई जाने वाली तोप। 16वीं शताब्दी की मुगल प्रशासनिक शब्दावली में एलची अथवा साफिर शब्दों का क्या अभिप्राय था? राजदूत। मनसबदारी व्यवस्था में मंथ स्केल किसके यानी कि माहवारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? शाहजहां ने। मुगल भू राजस्व प्रशासनिक शब्दावली में जिहाद क्या था? जिहाद था निर्धारित करों के अतिरिक्त एक देय। शेरशाह द्वारा भू राजस्व के अतिरिक्त जनहित के उपयोग हेतु लिए जाने वाले अतिरिक्त कर का प्रतिशत कितना था? तो 2.5%, 2.5। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सही नहीं है कि मनसबदारी आनुवंशिक अधिकारी होते थे? ये सही नहीं है। दीवाने को ही संबंधित था कृषि से। जहांगीर काल में तमगा और मीर बहरी से आशय था नकदी माल की चुंगी। दीवान ए मुस्तखराज
की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इक्ता वह भूमि होती थी जिसकी आय पर सैन्य प्रशासन का नियंत्रण था। पेवाकी था क्या? पेवाकी एक भूमि था। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एक मात्र महिला मंत्री थी? माहम अनगा। नानकाल क्या था? तो कर मुक्त भूमि थी। करोड़ी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया गया था? अकबर का। अकबर के शासनकाल में प्रचलित एक दाम 10 मुद्रा में कितने प्रतिशत के बराबर थी? तो 2.1/2 यानी कि 5/2। निम्नलिखित में से किसने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध कर दिया? उपयुक्त में से कोई नहीं। फिरोज तुगलक ने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया था, बल्कि उसने सैन्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था जब उसने एक सैनिक को एक स्वर्ण टका मुहर्रिर को घूस देने के लिए दिया था। निम्नलिखित शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो हो जाएगा सी नंबर, इस्लाम शाह। मुगल काल में गज के विभिन्न प्रयोगों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। अबुल फजल ने लिखा है कि हुमायूं का गजे सिकंदरी 32 अंगुष्ठ था। अबुल फजल बताता है कि गज ए इलाही की लंबाई 41 अंगुष्ठ के बराबर थी। दीरा ए शाहजहानी 33.5 अंगुष्ठ से थोड़ा कम था। तो 1, 2, 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न जो होगा, मैं अपने खुद आपको बताने जा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है सबसे। हाँ, ये देख लीजिएगा। आमिर हो जाएगा राजस्व संग्राहक, वक्कार हो जाएगा व्यापारी, पाही हो जाएगा अनावासी खेतीहर, कुलकर्णी हो जाएगा ग्राम रेखाकर। ठीक है, ये चारों याद रखिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट है। वक्कार पढ़ चुके हैं पहले भी, व्यापारी को बोलते हैं, आमिर राजस्व संग्राहक। ये देख लीजिएगा, मलिक उत तुजार व्यापारियों का मुखिया। बिस्वा हो जाएगा ज़मीन के पैमाइश की छोटी इकाई। पुस्तक हो जाएगा एक रियासी किला। मावास हो जाएगा एक किलेबंद गांव। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो दाम को पैसा के नाम से भी जाना जाता था। कौन सा सही नहीं है? डी नंबर, पैठ। वह सिक्का जिसके प्रत्यक्ष मूल्य से उसका वास्तविक वजन कम हो। मुगल काल में जजिया कर से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया, तो ये बिल्कुल सही है। अकबर ने 1575 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया था, ये भी सही है। अकबर ने 1579 से 80 में जजिया कर को पुनः समाप्त कर दिया, ये भी सही है। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया, तो ये भी सही है। चारों आपका आंसर सही है, ठीक है। किस इतिहासकार ने जमींदारों, जागीरदारों एवं किसानों के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को मुगल साम्राज्य के संकट एवं पतन का कारण माना है? तो जरा सतीश चंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मुगल काल में
मध्यम वर्ग नहीं था, तो मध्यम वर्ग था। सल्तनतकालीन भारत में किन फसलों की खेती नहीं की जाती थी? आलू का और मक्का का। जौ और तिल होता था। मुगल काल में भारत के सभी उद्योगों में वस्त्र उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सही है। सूती वस्त्रों का निर्यात भारत में विदेशी मुद्रा प्राप्ति का प्रमुख स्रोत था। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों सही है, लेकिन ये जो है सही व्याख्या नहीं है। आग जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है। किस इतिहासकार ने सामुदायिक व्यापार में भाग लेने वाले भारतीय व्यापारियों को फेरी वालों की संज्ञा दी है? तो हो जाएगा आपका वान रियो। 18वीं सदी के भारत की आर्थिक समृद्धि के रूप का वर्णन करते हुए डच इतिहासकार वान रियो ने सामुदायिक व्यापार में भाग लेने वाले भारतीय व्यापारियों को फेरी वालों की संज्ञा दी है। तो चलिए आज का आपका यहाँ पे क्लास समाप्त होता है। आपका टोटल क्लास आज का कंप्लीट करा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल क्लास आपका आज मध्यकालीन समाज से, प्रशासन से, अर्थव्यवस्था से कंप्लीट हो गया है। आपको एक बार रिपीट जरूर करिएगा, एग्ज़ाम नज़दीक है। तो चलिए चैनल पर बनेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।